बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आपका जो क्लास 11th है, कौन सी क्लास है हमारी क्लास आपकी जो 11th है उसका चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। किसका? फिजिकल एजुकेशन का। जैसा कि आपको थंबनेल से देखकर पता चल गया होगा पूरा कि आज हम किस चैप्टर के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं हमारे चैप्टर का नाम क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए शारीरिक शिक्षा किस प्रकार से कराई जाती है, किस प्रकार के उनको खेल जो है उनमें उनसे भाग जो है वो दिलाया जाता है ना, और किस तरीके से उनका उत्साह बढ़ाया जाता है, इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसी लगेगी वीडियो। एंड साथ ही साथ क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे ताकि वो भी देखें। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारे पास आती है, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कुछ ये जो मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ने हैं। सबसे पहली बात, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य। यानी कि जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा होती है आखिरकार वो क्या होती है, उसके लक्ष्य यानी कि एम्स एंड उसके उद्देश्य कि क्यों वो कराई जा रही है। उसके बाद सेकंड है शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के वाले संगठन के बारे में। फिर है समावेशी शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता एवं उसका क्रियान्वयन। यानी कि किस तरीके से उसकी अवधारणा निकल कर आई और उसकी आवश्यकता क्यों है और उसका किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है। उसके बाद फिर लास्ट आपका जो होगा वो होगा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पेशेवारों का योगदान। यानी कि जो हमारे स्कूल्स होते हैं उनमें हमारे जो स्पेशल एजुकेटर के टीचर्स होते हैं, है ना, विद्यालय परामर्शदाता, ठीक है, भौतिक चिकित्सक होते हैं, इन सभी के बारे में हमें आज पढ़ना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट है रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। जो रूपांतरित और अनुकूलित शारीरिक शिक्षा होती है, सबसे पहले हमें समझना है कि आखिरकार वो होती क्या है। रूपांतरित का दूसरा नाम अनुकूलित भी होता है। ठीक है, इसमें रूपांतरित को हम अनुकूलित भी कह सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि अनुकूलित शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले समझते हैं, फर्स्ट आपका है यहाँ पे कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा। तो क्या है रूपांतरित या अनुकूलित शारीरिक शिक्षा? शारीरिक शिक्षा का एक उपविषय है जो उन बच्चों के लिए तैयार किया गया है जो कि दिव्यांग, अपाहिज, मानसिक रूप से कमज़ोर, बहरापन, वाक दुर्बलता, अंधपन या फिर अस्थियों की दुर्बलता और भाषण अक्षमता आदि से प्रभावित होते हैं। यानी कि जो हमारी रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है या फिर अनुकूलित शारीरिक शिक्षा है, वो एक ऐसा उपविषय बना दिया गया है, एक ऐसा जो आपका एक तरीके से टॉपिक जो है उसको बना दिया गया है, जिससे कि जो भी बच्चे जो कि दिव्यांग होते हैं या फिर जो अपाहिज होते हैं, मानसिक रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं, ठीक है, और कुछ उनके अंदर थोड़ी बहुत ऐसी मतलब जो दूसरों की तरह नहीं बिहेव कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए इस चीज़ को बेसिकली लाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में शारीरिक पुष्टि गामक और फिर है गामक पुष्टि, मौलिक गामक कौशल, जलीय कौशल, नृत्य कौशल व व्यक्तिगत और सामूहिक खेल शामिल है। यानी कि कुछ इस प्रकार के खेल इस शारीरिक पुष्टि, ये जो शारीरिक है आपका रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, इसके अंदर लाए गए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट फिर आपका जो दिव्यांगों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। रूपांतरित शिक्षा उन बच्चों के लिए एक बहुपक्षीय सेवा है जो सामान्य बच्चों की तरह गतिविधियां नहीं कर पाते। ठीक है, जो कि सामान्य व्यक्तियों की तरह बच्चों की तरह गतिविधि नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा जो ये कार्यक्रम है एक तरीके से चलाया गया है। उसके बाद है ऐसे बच्चों को रूपांतरित खेल कूद कराया जा सकता है जो कि उनके जीवन में मनोरंजन, सुयोग्यता, विकास या फिर नैतिक मूल्य इत्यादि का क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि इनके लिए कुछ ऐसे जो खेल कूद या कार्यक्रम है वो स्टार्ट कराए जा सकते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें कि उनको इंटरेस्ट हो, उनसे उनका मतलब मनोरंजन हो, एंटरटेनमेंट हो, उनके मन में अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी बड़ा हो जाए, मतलब कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाए, इंक्रीज़ हो,
है ना, और विकास हो उनका, नैतिक मूल्य उनको समझ में आए, तो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद इसका अर्थ यानी कि मीनिंग क्या है, ये भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से प्रभावित छात्रों की रुचियों, क्षमताओं और सीमाओं के अनुरूप विकासात्मक गतिविधियाँ और खेल का एक विविधीकृत कार्यक्रम रूपांतरित अथवा अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कहलाती है। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए जो भी ये कार्यक्रम चलाए गए हैं, है ना, ताकि उनसे उनका विकास हो, भावनात्मक विकास हो, मानसिक विकास हो, इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूपांतरित और अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। अब इसके एम्स क्या है, लक्ष्य क्या है, हमें ये पढ़ना है। तो लक्ष्य और उद्देश्य आपके क्वेश्चन जो है उनमें पूछा जा सकता है कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या होते हैं, 3 कथन दीजिए या फिर 3 कारण बताइए, इस तरीके से, ठीक है, या फिर 3 शब्द अपने 3 लाइनों में स्पष्ट कीजिए, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो अब इसमें बोला गया है एम्स में हमारा रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का एक लक्ष्य सभी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना सुरक्षित, सफलतापूर्वक, कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि जो शारीरिक हमारी रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है उसका लक्ष्य बेसिकली क्या है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जो दूसरे बच्चों की तरह क्या कर सकते हैं, दूसरे बच्चों की तरह अपना बिहेवियर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए ये जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है ये चलाया गया है, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और वो अपनी अक्षमताओं की परवाह किए बिना, यानी कि वो उनको पीछे छोड़ दें और अपना जो उनके अंदर जो टैलेंट है वो उसको दिखा सकें, ठीक है, और एक अच्छा वातावरण उनको यहाँ से मिलता है। उसके बाद फिर है जिन विद्यार्थियों को विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक पुष्टि, गामक पुष्टि, मूलभूत गामक कौशल और तैराकी की विभिन्न कौशल, नृत्य कौशल, व्यक्तिगत एवं सामूहिक खेलकूद आदि में शामिल किया जाता है। इनके लिए बहुत अच्छे प्रकार के खेल जो है, कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो आयोजित किए जाते हैं, जिससे कि अपना टैलेंट जो है वो दिखा सकती हैं। उसके बाद फिर आपका आता है उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे हमें बोला गया है, ये हमें बहुत सारे उद्देश्य दिए हुए हैं। तो आप जब भी इन उद्देश्यों को लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में, तो आपको कैसे लिखना है, आपको करना है जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, इस तरीके से लिखेंगे शारीरिक शिक्षा की सेवाएं। तो इस तरीके से ऐसे डालकर आपको 4-5 लाइनों में इसे डिफ़ाइन करना है बेसिकली, क्योंकि अगर आप खाली इसको ऐसे लिख देते हैं शारीरिक शिक्षा की सेवाएं प्रदान करता है, तो इसमें हो सकता है कि टीचर आपको आधा ही मार्क्स दें, लेकिन आप अगर इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे तो टीचर आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा। उसके बाद सेकंड है आपका जो गामक कौशल का विकास है, गामक कौशल का विकास कराता है ये। थर्ड है आत्मविश्वास को विकसित करना, जो उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, उस लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर भाई अब कोई भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा जो है, जो वो इन खेलों में भाग लेगा, तो उसको अपने अंदर का जो टैलेंट है वो पता चलेगा कि उसके अंदर क्या टैलेंट है ना। फिर है फोर्थ आपका शरीर यांत्रिकी के ज्ञान का विकास करना, यानी कि जो शरीर है उसका जो यांत्रिकी विकास है उसको करना। फिर है फोर्थ आपका खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि करना, यानी कि खेलों में भी उनकी भागीदारी जो है वो होती है, इस तरीके से ये उद्देश्य रहे हैं। सामाजिकरण का विकास करना, यानी कि वो सामाजिक हो जाते हैं, जो सामाजिकरण है उसका विकास उनके अंदर विकसित हो जाता है। कैसे, अब भाई जब बहुत सारे अब वो खेल खेलेंगे या फिर किसी भी एक चीज़ में वो अगर अप्लाई करते हैं या फिर उसके कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, उन्हीं के जैसे होते हैं, है ना, और वहाँ पे वो जब आपस में बातचीत करते हैं तो उनसे उनका जो सामाजिकरण है उसका विकास होता है। फिर है खेल भावना को बढ़ा देना, यानी कि उनके अंदर कंपटीशन, खेल भावना इस तरीके से वो बढ़ जाती है जब वो इस चीज़ को खेलते हैं। तो फिर है सिद्धांत हमारे क्या हैं, चिकित्सा परीक्षण, उसके बाद है छात्रों की रुचि अनुसार कार्यक्रम, यानी कि कुछ सिद्धांत हैं जिसके बेसिस पर ये जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है वो चलाया गया है। तो छात्रों की रुचि के अनुसार ही कार्यक्रम होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि किसी की रुचि डांस में है और उसको बिठा दिया जाए सिंगिंग वाले में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर है छात्रों के आवश्यकता अनुसार उपकरण, यानी कि जिस तरीके से उनका आवश्यकता है उपकरण यानी कि जो मशीन्स होते हैं उस तरीके से वो मशीन्स उनको प्रोवाइड की जाए, ठीक है।
फिर है उचित वातावरण, यानी कि उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। उसके बाद है आवश्यकता अनुसार नियमों में परिवर्तन, यानी कि जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार जो नियम है, यानी कि जो भी रूल्स बनाए गए हैं खेल के, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए, यानी कि उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। फिर है शैक्षिक रणनीतियों की विविधता, यानी कि जो रणनीतियाँ हमारी बनाई जाती हैं उनकी भी एक तरीके से उसको काफ़ी विकसित किया जाता है, ताकि वो अच्छे से अपना जो पूरा का पूरा खेल है उसको खेल पाएँ। उसके बाद है आपका रूपांतरित खेलों को बढ़ावा देने वाले संगठन। तो रूपांतरित जो खेल है उनको बढ़ावा देने वाले संगठन कौन से रहे हैं? विशेष ओलंपिक, यानी कि भारत का, और पैरा ओलंपिक्स और डिफ ओलंपिक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले हमें पढ़ना है अपना स्पेशल ओलंपिक, यानी कि विशेष ओलंपिक भारत। तो इसकी हमें हिस्ट्री पढ़नी है बेसिकली। तो हमारी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विशेष ओलंपिक का शुभारंभ यूनिस कैनेडी शाइवर द्वारा किया गया। तो जो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय विशेष ओलंपिक है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि बाहर, नेशनल मीन्स जो हमारे देश में हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल जो कि बाहर हो रहा है। तो उसका आरंभ किसने किया था, ये नाम आपको याद रखना है, उसने किया था यूनिस कैनेडी ने। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने बताया विशेष ओलंपिक भारत कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्पेशल ओलंपिक संघ के तत्वाधान में भारत में चलाया गया, यानी कि जो विशेष ओलंपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक को अंतर्गत रखते हुए, उसको देखते हुए उसके बाद चलाया गया। सर्वप्रथम स्पेशल ओलंपिक इंडिया की शुरुआत सन 1987 में की गई। जो हमारा स्पेशल ओलंपिक भारत है उसकी शुरुआत 1987 में की गई थी सबसे पहले। तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एंड देन लेकिन सन 2001 में इनका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत रख दिया गया। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था स्पेशल ओलंपिक इंडिया, अब इसका नाम रख दिया गया विशेष ओलंपिक भारत। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने बताया है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ है। ठीक है, जो भारत सरकार है उसके द्वारा क्या है, ये मान्यता प्राप्त है। उसके बाद है बौद्धिक रूप से दुर्बलता वाले बच्चों एवं वयस्कों के लिए विशेष रूप से आयोजित होता है, यानी कि जो बौद्धिक रूप से दुर्बल होते हैं बच्चे या फिर जो वयस्क होते हैं उनके लिए ये स्पेशली आयोजित किया जाता है। फिर है देश में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेल प्राधिकारी की सहायता से 24 एकल व अन्य टीम खेलों के लिए उन्हें परीक्षण दिया जाता है, यानी कि जो अब कुछ भी अगर खेल वगैरह कराया जा रहा है तो उसके लिए सबसे पहले उनको ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो परीक्षण का अर्थ होता है ट्रेन करना। तो इसमें क्या किया गया, इसमें जो 24 या फिर उनसे भी ज़्यादा जो खेल है, टीमों को, खेलों की जो टीम है उनको क्या किया गया, उनको परीक्षण जो है वो दिया गया। उसके बाद इसके उद्देश्य क्या रहे गए, बेसिकली हमें ये पढ़ना है। ये है समग्र विकास और परीक्षण, यानी कि उनका पूरी तरीके से विकास हो सके और साथ ही साथ उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सके। उसके बाद है रोल मॉडल बनाना जो प्रेरित करे, यानी कि ये एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाने लगा, जिससे कि जो काफ़ी सारे जो बच्चे, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थे वो भी प्रेरित हुए। जब कोई भी चीज़ नई स्टार्ट की जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे ही लोगों को पता चलता है। तो इस तरीके से इसने एक रोल मॉडल का रूप ले लिया। फिर है शिक्षकों को परीक्षित करना। जो शिक्षक है यानी कि जो परीक्षण देने वाले हैं, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं टीम्स को, उनको भी प्रशिक्षित करना, यानी कि उनको भी सिखाना कि आपको किस तरीके से जो ट्रेनिंग है वो बच्चों को देनी है, जैसे कि सेमिनार्स होते हैं। उसके बाद है ओलंपिक आंदोलन मूल्यन मानकों, समारोह और घटनाओं को प्रदर्शित करना, यानी कि जो ओलंपिक आंदोलन है, मूल्य हैं, मानक हैं और समारोह है, इन सभी का प्रदर्शन करना। उसके बाद है शपथ क्या थी, शपथ ये थी मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में साहसी अथवा बहादुर बनने दो। तो यहाँ पे एक शपथ जो है वो भी दिलाई जाती थी। वो क्या थी कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं नहीं जीत सकता तो कम से कम मुझे प्रयास और करने दो, जिससे कि मैं साहसी अथवा जो बहादुर है वो बन सकूं। उसके बाद फिर इसका मिशन क्या रहा, हमें ये पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा सारा वर्ष खेल परीक्षण और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, यानी कि जो पूरा का पूरा ईयर है उसमें खेल परीक्षण देना स्टूडेंट्स को, टीम्स को, और जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन करना। उसके बाद फिर है
नेक्स्ट, बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सामाजिक स्वीकृति। जो बौद्धिक रूप से अक्षम होते हैं, जो बौद्धिक रूप से दुर्बल होते हैं, उन व्यक्तियों को सामाजिक स्वीकृति देना, दिलाना। उसके बाद था खिलाड़ियों को नियमित खेल गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि जो खिलाड़ी हैं उनको आपस में कंपटीशन करने के लिए, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन करना, उसके लिए उनको उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है। फिर है ओलंपिक आंदोलन, मूल्यों, मानकों, समारोह और घटनाओं को प्रदर्शित करना। उसके बाद है आपका पैरा ओलंपिक्स। तो पैरा ओलंपिक्स अब हमें पढ़ना है, जैसे कि हमारे 3 थे ना, जो 3 थे वो हमने 3 थे ना हमारे, उसमें से हमने एक जो है वो पढ़ लिया। तो अब हमें पैरा ओलंपिक्स पढ़ना है। इसमें क्या है, इसमें पैरा ओलंपिक्स खेल दिव्यांग एथलीट के लिए बहु खेल गतिविधि है, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट इसको हम बोलते हैं। ये जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग एथलीट्स होते हैं, उनके लिए क्या है, एक बहु खेल गतिविधि है। ये खेल विशेष रूप से ऐसे दिव्यांग जिनकी मांसपेशियों की क्षमताओं में असमानता, गतिविधियों की सीमा में कमी, अंग दोष, पैरों की लंबाई में अंतर, दृष्टि दोष और मानसिक पक्षघात होते हैं, जैसे कि शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ी जो प्रतिभागी हैं वो होते हैं। यानी कि जो पैरा ओलंपिक्स है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा होता है जो कि ऐसे जो दिव्यांग हैं जिनकी क्या है, मांसपेशियों की जो क्षमता है उसमें असमानता होती है। ठीक है, छोटी बड़ी हो सकती है, और जो उनकी अंग है उनमें किसी में दोष हो सकता है, पैरों की जो लंबाई है उसमें अंतर हो सकता है, और साथ ही साथ जो हमारे दृष्टि दोष है, यानी कि जो अंधापन होता है उसमें भी हो सकता है। ठीक है, जिसको हम अंधता बोलते हैं। उसके बाद है, जैसे इनको क्या किया जाता है, इनको खेलों में भाग लिया जाता है, ऐसे खिलाड़ियों को जो शारीरिक शिक्षा है उसमें भाग लिया जाता है। उसके बाद है, सर्वप्रथम पैरा ओलंपिक्स खेल का आयोजन सन 1960 में किया। जो पैरा ओलंपिक्स था उसका जो सर्वप्रथम क्या किया था, उसकी जो आयोजन था वो कहाँ पे किया गया था, वो किया गया था 1960 में, 1960 में रोम यानी कि इटली में हुआ था। इन खेलों का मुख्यालय बोन यानी कि जर्मनी में स्थापित था। जो ये खेल थे इनका मुख्यालय कहाँ पे था, इनका मुख्यालय था बोन यानी कि जर्मनी में। और पहला ओलंपिक्स खेलों का जनक कौन है, डॉक्टर लुटविन गैटमेन। जो डॉक्टर लुटविन गैटमेन है उनको इस खेलों का जनक जो है माना जाता है, यानी कि सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत की थी। उसके बाद अभी हमने पढ़ा इंटरनेशनल लेवल पर पैरा ओलंपिक्स, अब हम पढ़ेंगे भारतीय पैरा ओलंपिक संघ। तो भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें क्या है, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति एक गैर पक्षपाती लाभ रहित संस्था है। यानी कि जो पैरा ओलंपिक्स है, भारतीय पैरा ओलंपिक्स समिति है, इसमें क्या है, इसमें ना तो किसी के साथ पक्षपात होता है, साथ ही साथ इसमें किसी को भी ऐसा फ़ायदा वाला चीज़ नहीं देख के ये कराया जाता है, यानी कि इसमें किसी को भी लाभ नहीं मिलता है, लाभ रहित है। उसके बाद फिर है आपका जो दिव्यांग एथलीट्स एक के विकास के लिए समर्पित होते हैं। भारत में इसकी स्थापना सन 1992 में एम महादेव द्वारा की गई। जो एथलीट्स दिव्यांग है उनके विकास के लिए इस खेल को प्रारंभ किया गया, किसमें, भारत में। और साथ ही साथ इसकी स्थापना 1992 में हुई, और इसके जो जनक हैं वो माना जाता है एम महादेव। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके लक्ष्य और उद्देश्य। तो लक्ष्य और उद्देश्य पढ़ने जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, खेलों के फर्स्ट है खेलों के अवसरों और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना, यानी कि खेलों के अवसरों और प्रतियोगिताओं में बढ़ावा देना। जो बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उनको खेलों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। साथ ही साथ इसका दूसरा उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, सभी स्तरों पर और सभी खेल संचारों में गंभीर दिव्यांगता वाले एथलीट्स के लिए उचित अवसर विकसित करना। यानी कि जो भी स्तर है इस खेल में, उसके लिए जो गंभीर आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग एथलीट्स हैं, उनके लिए क्या करना, उनके लिए उचित अवसर विकसित करना। यानी कि उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए खेलों में भाग लेने का, इनका मानना ऐसा था। फिर है प्रत्येक पैरा ओलंपिक्स खेल संघ के आत्मसम्मान को राष्ट्रीय खेल आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना। यानी कि जो भी पैरा ओलंपिक खेल संघ है उसको आत्मसम्मान विकसित करना, यानी कि हर किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको इंक्रीज़ करना और राष्ट्रीय खेल आंदोलन के रूप में इसको बढ़ावा देना इनका लक्ष्य रहा है। फिर है निष्पक्ष खेल भावना पर बल देना, यानी कि निष्पक्ष यानी कि कोई भी भेदभाव ना हो किसी के साथ भी, इसमें इनका क्या था, इसमें इनका बड़ा रोल था। उसके बाद फिर अब हमें पढ़ना है
क्या? डिफलिम्पिक्स। तो डिफलिम्पिक्स अब हमें पढ़ना है, ये किसके लिए किया गया था? डिफलिम्पिक्स यानी कि बहरी खिलाड़ियों के लिए, जो बहरे खिलाड़ी होते हैं यानी कि जिनके अंदर सुनने की जो शक्ति है वो कम होती है, उनके लिए खेल जो है ये आयोजित किया गया था। विश्व में सबसे बड़ा आयोजन था ये। इनका आयोजन बहरों के लिए खेलों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया गया। ओलंपिक खेलों की तरह डिफलिम्पिक्स खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाने लगे। जो ओलंपिक खेल होते हैं उसी तरह डिफलिम्पिक्स जो है ये भी प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाने लगे। सर्वप्रथम डिफलिम्पिक्स खेल का आयोजन सन 1924 को पेरिस में हुआ था। ठीक है, 1924 में हुआ था पेरिस में। फिर इसको बताया ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ दी डेफ, नई दिल्ली, जो बहादुर के खेल के लिए सबसे उच्च स्तर संस्था जो है मानी गई। यानी कि जो ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ दी डेफ है, जो कि नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में है, उसको क्या माना गया? उसको सबसे उच्च स्तरीय संस्था जो है वो माना गया। डिफलिम्पिक्स में प्रतिस्पर्धा करने वालों के लिए कम से कम क्या होता है? खिलाड़ियों की जो बहरापन का स्तर है वो 55 होना चाहिए। 55 उसके बाद है प्रतिस्पर्धा के दौरान खिलाड़ी किसी भी प्रकार के सुनने वाले यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी सुनने वाला जो यंत्र है उसका प्रयोग यहाँ पे नहीं कराया जाता है, तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा। उसके बाद है डिफलिम्पिक्स में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ करने के लिए ध्वनि यंत्रों जैसे बंदूक की आवाज़, सीटी की आवाज़ और मुंह से आदेश इत्यादि का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। यानी कि इसमें ना तो बंदूक की आवाज़ से ये बताया जाता है कि खेल स्टार्ट होने वाला है, ना ही कोई सीटी की आवाज़ से, ना ही मुंह की आवाज़ से इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो सुन नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर है, अतः खेल की शुरुआत करते समय क्या करना पड़ता है? खेलों को आगे बढ़ाने के लिए फुटबॉल रेफरी झंडे का प्रयोग करता है। जो फुटबॉल रेफरी वहाँ पे खड़ा होता है, जो रेफरी होते हैं, आपने देख रखा है मैचेस में वो खड़े होते हैं, वो वहाँ पर ये बताने के लिए कि खेल जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो झंडा जो है उसको हिलाकर ये बताता है कि हाँ जो शुरुआत है वो हो चुकी है। दौड़ प्रारंभ करने के लिए रोशनी की चमक का प्रयोग किया जाता है। जो कि दौड़ है उसको प्रारंभ कराने के लिए जो रोशनी है उसको दिखाया जाता है कि हाँ अब जो दौड़ है वो प्रारंभ होने वाली है। दर्शक भी ताली जो है वो ना बजाकर क्या करते हैं? हाथ को हवा में लहराते हैं। ताली नहीं बजाते हैं वहाँ पे बैठकर, वो हाथ को हवा में लहराते हैं खिलाड़ी का अभिनंदन करते समय। उसके बाद फिर अब हमें यहाँ पे बताया जो ग्रीष्म डिफलिम्पिक्स है, ग्रीष्म यानी कि जो कि गर्मियों के सीज़न में होता है, वो कब किया गया था? वो वर्ष 2013 में किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? वो किया गया था सोफिया में। ठीक है, फिर है 2017 में, यानी कि 4 साल के बाद वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? वो किया गया था टर्की में। उसके बाद है नेक्स्ट आपका शीतकालीन डिफलिम्पिक्स जो हैं, यानी कि जो विंटर सीज़न के होते हैं, वो वर्ष 2015 में किया गया था। कहाँ पर? एशिया देश में। एशिया एक क्या है? महाद्वीप है। उसके बाद 2019 में किया गया था इटली में। उसके बाद अब हमें पढ़ना है समावेश की अवधारणा, इसकी आवश्यकता एवं क्रियान्वयन। यानी कि इसका कॉन्सेप्ट हमें समझना है, साथ ही साथ इसकी आवश्यकता क्यों है और किस तरीके से जो क्रियान्वयन है वो इसका किया जाता है। तो सबसे पहले समावेशन जो है इसकी अवधारणा समझते हैं। समावेशन शब्द का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, जो समावेशन है उसका शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, इसीलिए इससे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है समावेशी शिक्षा, याद रखना है। उसके बाद है समावेशी शिक्षा शिक्षण की एक नई अवधारणा है। ठीक है, ये शिक्षण की क्या है? एक नई अवधारणा, एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत दिव्यांग और सीखने में कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता है। यानी कि जो ऐसे दिव्यांग है या फिर उनको सीखने समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, उन विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ बिठाया जाता है, जिससे कि समानता हो सके। एक ही छत के नीचे उनको बिठाकर पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? पहुँच एवं गुणवत्ता। अब उसके बाद है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्या होगी? इनको आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं।
फर्स्ट है सामान्य अवसर उपलब्ध करवाना, यानी कि यहाँ पे देखा हमने सामान्यता जो समानता है उसका विकास हो रहा है, तो सामान्य अवसरों को उपलब्ध करवाना। फिर है प्रत्येक छात्र की विशिष्टता को बढ़ावा देना, यानी कि सबके अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। उसके बाद है बेहतर शिक्षण उपलब्धि को बढ़ावा देना, यानी कि अच्छे तरीके से उनको पढ़ाना, उसको बढ़ावा देना। उसके बाद है जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, यानी कि वो भी कुछ कर दिखा सकते हैं, इस तरीके से उनको मोटिवेट करना। और उसके बाद है सामाजिक कौशल विकसित करना उनके अंदर। फिर है यानी कि सामाजिक कौशल किस तरीके से विकसित होगा, जब वो अपने आसपास के छात्रों के साथ मिलजुल कर रहेंगे, उससे उनका जो सामाजिक कौशल है उसका विकास होगा। फिर उसके बाद है संभावित की जो अच्छी भावना है उसका क्या करना, उसका विकास करना। उसके बाद समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन हमें पढ़ना है, क्या है ये है विद्यालय के वातावरण में सुधार करना, कि जो विद्यालय है उसका जो इन्वायरमेंट है उसको भी सुधारना, तभी तो हर बच्चा जो है विशेष आवश्यकता वाला उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी काफ़ी असर होता है। उसके बाद है दाखिले की नीति में परिवर्तन करना, यानी कि जो भी एडमिशन के जो भी रूल्स होते हैं उनमें परिवर्तन करना। विद्यालय में शिक्षा की नवीन तकनीकों का प्रयोग करना, यानी कि विद्यालय में क्या करना है, जब हम जो शिक्षक हैं वो एक नए तरीके से लोगों को, जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करें। उसके बाद है विद्यालय में विशेष शिक्षकों को नियुक्त करना, यानी कि जो विशेष शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति करना है विद्यालय में। आपने भी देख रखा होगा आपके जो स्कूल्स हैं उनमें जो टीचर्स हैं, आपने देखा होगा उनमें स्पेशल एजुकेटर भी पाया जाता है। तो स्पेशल एजुकेटर इन्हीं के लिए होता है ताकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको कोई भी तकलीफ ना हो सके। उसके बाद है विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, यानी कि जो भी ज़रूरत है जिन भी चीज़ों की आवश्यकताओं की उनको उपलब्ध करवाना। उसके बाद है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विभिन्न परिवेशों की भूमिका, यानी कि अब हमें लास्ट हमारा टॉपिक आ गया है, यानी कि परामर्शदाता क्या होता है ना, भौतिक चिकित्सक क्या होता है, वाक चिकित्सक क्या होता है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा विद्यालय परामर्शदाता। आखिरकार ये क्या होता है? विद्यालय परामर्शदाता जो हैं ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो कि प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ताकि वे यह सुनिश्चित कर सके कि उनके पास शिक्षा के व्यक्तिगत व सामाजिक विकास और कैरियर विकास के क्षेत्र में अपनी उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सेवाएं हो। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको ये जो परामर्शदाता है क्या बताते हैं, आपने देखा होगा काउंसलिंग के टीचर होते हैं स्कूल्स में, ठीक है। तो वो ये बताते हैं कि वो किस तरीके से अपना करियर जो है वो किस फील्ड में बना सकते हैं और वो किसी से कम नहीं है। उसके बाद है इससे विशेष शिक्षा कक्षाओं में व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, साथ ही नियमित शिक्षा कक्षाओं में क्या करना है, सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और शारीरिक अक्षमताओं वाले छात्रों के साथ काम करने का पूरा किया जाता है। यानी कि किस तरीके से वहाँ पर जो कक्षा है उनमें शिक्षा प्रदान करवानी है, वो जो भी कुछ डिसाइड करते हैं वो परामर्शदाता जो है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद है हमारा व्यावसायिक चिकित्सक। व्यावसायिक चिकित्सक क्या है? एक व्यावसायिक चिकित्सक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूक्ष्म गामक कौशलों से संबंधित क्रियाओं जैसे कि खाना खाने, कपड़े पहनने, नहाने, स्वयं को संवारने आदि में सहायता करता है। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके जो सूक्ष्म गामक हैं कौशल है उनसे संबंधित जो भी उनकी एक्टिविटीज़, क्रियाएं होती हैं उनको देखभाल करना उनकी, जैसे कि खाना खाने में अगर किसी को दिक्कत है, कपड़े पहनने में दिक्कत है या फिर खुद स्वयं का ख्याल रखने में दिक्कत है तो उनको ये चीज़ें सिखाना। वह खेल में भाग लेने व दूसरों से विचार विमर्श करने में बच्चों की सहायता करता है। यानी कि किस तरीके से बच्चों को कौन से खेल में भाग लेना है उनकी हेल्प करता है। वह बच्चों की नियमित रूप से स्कूल में सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद करता है, यानी कि बच्चों के साथ उनका तालमेल बिठाने में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद फिर है भौतिक चिकित्सक। भौतिक चिकित्सक कौन होते हैं? एक भौतिक चिकित्सक को शारीरिक गतिविधियों और शारीरिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उनका आंकलन एवं उपचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यानी कि जो भी चुनौतियां, शारीरिक चुनौतियां उनके सामने आती हैं उन पर किस तरीके से काबू पाना है,
किस तरीके से उनका आंकलन करना है, यानी कि उनको पहचानना है, उसका उपचार किस तरीके से किया जाता है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो भौतिक चिकित्सक जो हैं वो बच्चों को सिखाता है। जैसे कि संतुलन बिठाने और चलने में सामान्य समन्वय आदि, वे बच्चे की स्वतंत्रता और गतिशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। और उसके बाद है एक भौतिक चिकित्सक विशेष उपकरणों की सिफारिश करने में भी मदद करता है, यानी कि जो भौतिक चिकित्सक है वो देखता है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको किस उपकरण की अति आवश्यकता है, तो उसको भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। उसके बाद है वह क्रियात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनकी ज़रूरतों को के अनुसार प्रत्येक बच्चे के लिए विशेष व्यायामों को आयोजन करने की जो योजना है उसको तैयार करता है। उसके बाद है वाक चिकित्सक। वाक यानी कि जो भाषण चिकित्सक होते हैं, इसका दूसरा नाम है भाषण चिकित्सक, यानी कि जो बोलने से रिलेटेड है। अब यहाँ पे वाक चिकित्सक एक प्रशिक्षित मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं जो बच्चों के कई तरह के मौखिक विकारों जैसे कि निगलने में परेशानी, गामक कौशल, भाषण समस्याओं, संज्ञानात्मक भाषाई स्थितियों और भाषा में मदद करता है, यानी कि अगर उनको कुछ निगलने में परेशानी होती है तो वो उसे सिखाता है, उसकी हेल्प करता है, और बोलने में अगर उसे कोई दिक्कत है वो भी उसको सिखाता है, ठीक है। उसके बाद है विशेष शिक्षक। विशेष शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर, इसकी क्या भूमिका होती है? एक विशेष शिक्षक वह होता है जो उन बच्चों और युवाओं के साथ काम करते हैं जिनमें गंभीर संज्ञानात्मक, भावनात्मक, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और क्रियाओं का संयोजन करना है तथा उन्हें भी लागू करना, यानी कि जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल एजुकेटर जो है वो स्कूल में रखा जाता है, जिससे कि वो उन बच्चों की हेल्प करता है कामों में, और उनके लिए क्या जो नई चीज़ है वो लागू करवानी है वो भी वो देख रेख जो है वो करता है, उसी की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा शिक्षक। जो शारीरिक शिक्षा के शिक्षक होते हैं, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? उनकी होती है शारीरिक शिक्षा के शिक्षक विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए ऐसी शारीरिक क्रियाएं उपलब्ध कराते हैं जिनके दबाव, तनाव, चिंता और जो कार्यक्रम है, संज्ञानात्मक कार्य जो है यानी कि कोग्निटिव फंक्शंस जो हैं उसमें शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए बहु प्रगतिशील भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं बेसिकली वो कुछ ऐसे खेल जो है उनका आयोजन कराते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, ताकि जिनसे उनका जो तनाव है, उनका जो माइंड पर जो उनका स्ट्रेस है वो कम हो सके, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक कौशल और सहयोगी समूह कार्यों को शारीरिक शिक्षा की अलग अलग कार्यों द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जो शारीरिक शिक्षा है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, जिससे कि उनको ये समझाना कि क्या कर सकते हैं, वो हर खेल में भाग ले सकते हैं। उनके लिए एक अलग तरीके से खेल जो है उनमें रूल्स जो हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव करना, जिससे कि उनको खेल खेलने में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद आई थिंक आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 4। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए फटाफट से, एंड अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा आती रहेगी। एंड देन आप क्या करेंगे, आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बता दूं कि अभी से जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जो क्लास 12 है उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टर्म 2 के एग्ज़ाम होने के साथ ही आपकी जो एडमिशन है वो क्लास 12 में हो जाएगा। और क्लास 12 में हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं आप सभी के लिए, जिससे कि आप तैयारी जो है वो कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।